आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि स्त्री जनन तंत्र। इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये कहाँ स्थित होता है शरीर में। ये हमारे श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है, पेल्विक रीजन में स्थित होता है, यानी कि हमारे श्रोणि क्षेत्र में स्थित होता है स्त्री जनन तंत्र। और इसमें कौन कौन से अंग शामिल हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है, ठीक है, स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत आता है ओवरी, यानी कि एक जोड़ा ओवरी यानी कि जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होती है, वो संख्या में 2 होते हैं। अभी हम डायग्राम में देखेंगे कहाँ पर स्थित होती हैं। एक जोड़ा अंडवाहिनी, यानी कि अंडवाहिनी भी संख्या में 2 होती है। गर्भाशय संख्या में 1 होता है। और ग्रीवा, गर्भाशय यानी कि यूटेरस, और जो ग्रीवा होती है सर्विक्स भी संख्या में 1 होती है। उसके अलावा वेजाइना संख्या में 1 होती है। और ये सारे जो ये इंटरनल जेनेटाइला है वैसा ही, ठीक है ना, इंटरनल जेनेटेलिया है ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और जो वेजाइना है, वेजाइना भी इंटरनल जेनेटेलिया में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होते हैं उसमें इसमें और ये इंटरनल जेनेटाइला है। और उसके बाद जो एक्सटर्नल जेनेटाइला होते हैं, जैसे कि आगे बात करेंगे इस पे, जैसे कि लोबियम माइनोरा, लोबियम मेजोरा, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये एक्सटर्नल जेनेटाइला होते हैं, यानी कि बाह्य ज्ञानेंद्रिय होते हैं। इस पे आगे बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक जोड़ा अंडाशय और एक अंडवाहिनी ओविडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सारे जेनेटाइला जो मैंने आपको बताए अभी, ठीक है, ये क्या होता है कि जनन तंत्र के सभी अंग, जितने भी अंग हैं ये सारे जनन तंत्र के अंतर्गत, ये इंटरनल जेनेटाइला और एक्सटर्नल जेनेटाइला, ये सारे जनन तंत्र और इसके साथ एक है मेमरी ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं। यानी कि जनन तंत्र के ये सभी अंग, जो अंग मैंने अभी बताया ये सारे, ठीक है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियों के साथ, यानी कि मेमरी ग्लैंड्स जो होती है, एक ग्लैंड संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से संयोजित होते हैं ये। ठीक है ना, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और प्रेगनेंसी यानी कि सगर्भता, और बर्थ एंड चाइल्ड केयर की क्रियाओं में सहायता मिलती है। ये सारी प्रोसेस है जो ये सब इन्हीं अंगों के द्वारा क्या हो जाती है, संचालित होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओवरी, एक जोड़ा अंडाशय। देखो जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सेक्शनल व्यू है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये है ओवरी। ठीक है, देखो ओवरी संख्या में क्या है, 2 है, एक इस साइड है एक इस साइड है। ठीक है, तो ये संख्या में 2 है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, ये पूरी ये फैलोपियन ट्यूब है, ये भी फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब क्या है, संख्या में 2 है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, एक राइट में है एक लेफ्ट में है। इसके बाद ये गर्भाशय यूटेरस क्या है, एक ही है, संख्या में 1 है। ठीक है, और इसके अलावा ये वेजाइना है, वेजाइना भी संख्या में 1 है। और जो ये सर्विक्स है, सर्विक्स भी संख्या में 1 है। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओवरी। ठीक है, ओवरी को बोलते हैं अंडाशय। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश वाले वर्ड जो है उन्हीं को याद रखिए भाई। चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर ओवरी ऐसा लिख दो, लेकिन इंग्लिश में ही लिखो, इंग्लिश के वर्ड का ही यूज करो। ठीक है, अंडाशय स्त्री के, जो ये अंडाशय होता है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आता है भाई, यानी कि ये क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, अब पुरुष में प्राथमिक लैंगिक अंग क्या बताया था मैंने आपको, टेस्टिस, और यहाँ पर क्या होता है, ओवरी। यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो फीमेल में होता है वो होता है ओवरी, और मेल में होता है टेस्टिस। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक तो ओवम को प्रोड्यूस करता है, अंडाणु। ठीक है, अंडाणुओं को उत्पन्न करता है। और दूसरा स्टेरॉइड हार्मोन यानी कि ओवेरियन हार्मोन जो होते हैं, ओवरी से उत्पन्न होने वाले हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, और ओवम को प्रोड्यूस करता है कौन, ओवरी। यानी कि इससे स्त्री युग्मक, फीमेल गैमेट, ओवम, फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है, और मेल गैमेट स्पर्म होता है। तो फीमेल गैमेट ओवम या अंडाणु और स्टेरॉइड या ओवेरियन हार्मोन को उत्पन्न करता है। ठीक है ना, हाँ।
और ये हमारे जो ये ओवरी जो होती है ये एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन में स्थित होती है, यानी कि हमारा जो एब्डोमेन, हमारा जो उदर होता है, उदर के निचले भाग में स्थित होती है। और लगभग एक ओवरी जो होती है, एक ओवरी की जो लेंथ होती है ये लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है भाई, और 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और ये किससे, जो ये यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, जो ये है ये लिगामेंट है। ठीक है, ये यूटेरस से और पेल्विक वाल, जहाँ पर पेल्विक वाल जो होती है, यानी कि जहाँ पर ये फीमेल जनन तंत्र स्थित है हमारे पेल्विक क्षेत्र में, उस पेल्विक क्षेत्र के पेल्विक वाल से और यूटेरस के वाल से ये किसके द्वारा चिपका होता है, लिगामेंट के द्वारा, स्नायु के द्वारा। ये लिगामेंट होते हैं, ये दोनों तरफ से यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है, लिगामेंट के द्वारा ये यहाँ पे स्थिर होती है भाई, अदरवाइज ये खिसक जाएगी इधर उधर। ठीक है ना, तो लिगामेंट के द्वारा ये पेल्विक वाल और यूटेरस के वाल से चिपकी रहती है या स्थित होती है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। और प्रत्येक अंडाशय, ये जो ओवरी है, ये ओवरी होती है, ये एक थिन एपिथेलियम से, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है ये थिन एपिथेलियम से कवरिंग, इसकी बाहर की जो कवरिंग होती है, ठीक है ना, ये कैसी होती है, एपिथेलियम से, यानी कि सीधी सी बात है कि जो ओवरी होती है वो एपिथेलियम से ढकी हुई होती है, इसके बाहर से एपिथेलियम की कवरिंग होती है। ठीक है भाई, और ये किससे होती है, और जो ये जो एपिथेलियम होती है ये ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ी होती है। ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि माना कि ये ओवरी है भाई, ठीक है ना, तो ओवरी के अंदर क्या होगा, ओवेरियन पदार्थ होगा, ओवेरियन स्ट्रोमा होगा इस तरह से। तो ओवेरियन स्ट्रोमा से ये एपिथेलियम जुड़ी होती है, ये कवरिंग जो होती है इसकी, ठीक है ना, किसकी कवरिंग, ओवेरी की जो कवरिंग होती है वो ओवेरियन स्ट्रोमा यानी कि ओवेरियन पदार्थ से चिपकी होती है। ठीक है, ओवेरियन पदार्थ से जुड़ी होती है। और ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है, ये ओवेरियन पदार्थ होता है, ये 2 भागों में बटा होता है भाई। ठीक है, पहला भाग होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इसका जो ये देखो ये किनारे वाला जो ये कॉर्टेक्स है, इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं। स्ट्रोमा है जो ये पूरा, स्ट्रोमा का जो ये किनारे वाला भाग है इसको कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ठीक है, और जो ये अंदर बीच वाला भाग है इसको कहते हैं इनर मेडुला, इनर मेडुला, इसको कहते हैं इनर मेडुला, यानी कि ये 2 भागों में विभक्त होता है। पेरिफेरल स्ट्रोमा, सॉरी, जो हम कह सकते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा जो होता है, ओविया के अंदर जो पदार्थ होता है वो 2 भागों में विभक्त होता है, ओवेरियन, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। हमेशा एक चीज याद रखिए बायोलॉजी में, पेरीफेरी का मतलब होता है किनारे, और कॉर्टेक्स पेरीफेरी में स्थित होता है, और मेडुला इनर बीच वाला भाग। ठीक है ना, तो अब जो ओवरी का दूसरा काम ये ओव्यूलेशन करता है भाई, यानी कि यहाँ से अंडोत्सर्ग होता है। अब ओव्यूलेशन कैसे होता है ये हम जब क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मैं वहां पर ओवरी से ओवम का कैसे रिलीज होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है, ये हम वहां पर बात करेंगे जब गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, इसके बाद आता है ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो फैलोपियन ट्यूब बनी होती है वो फिम्ब्री का आगे का हिस्सा, या इनफंडिबुलम, एम्पुला बीच वाला हिस्सा, और स्टेमस ये पीछे वाला हिस्सा, ये तीनों मिलकर के फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, यानी कि डिंब वाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं, डिंब वाहिनी भी कहते हैं। ठीक है, और जो ये गर्भाशय है, गर्भाशय, और ये वेजाइना, गर्भाशय वेजाइना, और जो ये है फैलोपियन ट्यूब है, ये तीनों ये मिलकर के पूरा क्या बनाते हैं, स्त्री सहायक नलिका, फीमेल एक्सेसरी डक्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो ये डिंब वाहिनी होती है, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था 3 भागों में विभक्त होती है। इसकी जो लेंथ होती है लगभग होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, डिंब वाहिनी की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक होती है। जो ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय, इसकी परिधि जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये, और गर्भाशय तक ये पूरा ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है ना, और जो ये अंडाशय होता है, ये अंडाशय के ठीक पास का जो हिस्सा जो होता है, ये फैलोपियन ट्यूब का जो अंडाशय के ठीक पास का हिस्सा होता है, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं,
इनफंडिबुलम कहते हैं। और ये फनल शेप होता है, कीप के आकार का होता है। कीप के आकार का कैसे, आपने कीप देखा होगा भाई, जैसे आप तेल लेने जाते हो दुकान में तो इस तरह से वो तेल जब डालते हैं हमारे डब्बे में तो ऐसे कीप जैसे एक कीप जैसा होता है उसके पास, और उसको रखता है, फिर इससे ऑयल डालता है। तो इसका भी जो आगे का हिस्सा होता है इनफंडिबुलम, ये कीप जैसा होता है इस तरह से। अब देखो कीप जैसे क्यों होता है, क्योंकि क्या होगा, जब यहाँ से ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, तो ये अंडोत्सर्ग, ये यहाँ से जो अंडाणु, ओव्यूल नहीं बेटा, ओव्यूल तो प्लांट में आ जाता है, ठीक है, जो इंटेगुमेंटेड स्पोरेंजिया होती है, ओवम, ठीक है ना, हाँ, ओवम जो होते हैं, ओवम जब यहाँ से उत्पन्न होते हैं तो ये ओवम को रिसीव करता है, ओवम को कलेक्ट करता है। तो इस तरह ये फनल शेप होता है। अगर ये फनल शेप नहीं होता, यहाँ से ओवम कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, ये इस तरह से ये पूरी ओवरी को घेर देता है। और यहाँ से जो भी अंडाणु निकलेंगे, वो जो भी ओवम निकलेंगे, अंडाणु निकलेंगे, वो इसको कलेक्ट कर लेगा, अपने में स्टोर कर लेगा। इसलिए जो इनफंडिबुलम जो होता है ये क्या होता है, कीप के आकार का होता है। और इसके आगे जो ये उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, इन्हें कहते हैं फिम्बरी। क्या कहते हैं, फिम्बरी। इन्हें फिम्बरी कहते हैं, उंगली जैसी रचनाएं। और ये क्या करते हैं, जैसे हम बॉल को पकड़ते हैं ना, इस तरह से बॉल पकड़ते हैं, ऐसे ये फिम्बरी भी क्या करती है, ओवरी को इस तरह से पकड़ लेती हैं इन उंगली जैसी रचनाओं से। और इससे जो भी अंडाणु निकलेंगे, जो भी ओवम रिलीज होंगे, वो सीधे फैलोपियन ट्यूब में ऐसे चले जाएंगे अंदर इनफंडिबुलम में, ये फिम्बरी की सहायता से। फिम्बरी इसको इस तरह से अंडाणुओं को कलेक्ट करने में मदद करती है, और इस तरह से इनफंडिबुलम में अंडाणु आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो ये इनफंडिबुलम है, ये आगे जाता है, और एक चौड़ा भाग, ये यहाँ पर संकरा दिखा रखा है, लेकिन ये चौड़ा भाग होता है, ठीक है, इस चौड़े भाग में खुल जाता है भाई, ठीक है, ठीक है। जब ये आगे खुलती है इनफंडिबुलम, तो एम्पुला में खुलती है, और एम्पुला एक चौड़ा भाग है, और लगभग पूरी फैलोपियन ट्यूब का 2/3 भाग होता है, यानी कि ये सबसे बड़ा हिस्सा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टेमस, ऐसा लग रहा है कि स्टेमस ज्यादा बड़ा है, लेकिन नहीं, ये स्ट्रक्चर में थोड़ा कमी है। एम्पुला सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग होता है पूरी फैलोपियन ट्यूब का। और फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है भाई। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, यानी कि क्या होगा, यहाँ स्पर्म आएगा, और स्पर्म के बाद यहाँ से ओव्यूलेशन होंगे, और बीच में कहीं दोनों मिल जाएंगे, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन की लगभग 90% प्रोसेस जो कंप्लीट होती है, वो एम्पुला में ही होती है। फैलोपियन ट्यूब की जो एम्पुला होता है, एम्पुला में ही क्या होती है, 90% फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। और आपके पास प्रश्न आता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, हाँ। और इसका जो अंतिम भाग होता है, इसे एम्पुला कहते हैं। और जो एम्पुला किससे अटैच होता है, ये एम्पुला अटैच होता है यूटेरस से, ठीक है भाई, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। और जो स्टेमस होता है, स्टेमस सबसे छोटा भाग होता है इसका, कि लगभग होता है ये बच्चों 1/3 भाग होता है पूरे फैलोपियन ट्यूब का, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो लगभग जो एम्ब्रियो का निर्माण, फैलोपियन ट्यूब से ही एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देखिए, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है, इसके यहाँ पर जो एपिथेलियम होती है, वो क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, ठीक है। सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम, इस तरह से कॉलम होंगे उसमें, और इसमें सीरिया होंगे। और इनका काम क्या होता है, ये ओवम को मूव करने में मदद करती है, ठीक है। ओवम क्या है, अचल होता है ना, स्पर्म तो खैर उसमें ऑलरेडी वो मोटाइल होता है, ठीक है। तो ओवम को क्या करती है, इस तरह से मूव कराती है ताकि वो स्पर्म तक पहुंचे, और स्पर्म और ओवम दोनों मिले और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो। तो इसके अंदर की जो वाल होती है, वो कैसी होती है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। इसके बाद में आपको बता रहा था कि जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में ही स्टार्ट हो जाता है भाई। और फैलोपियन ट्यूब के बाद जब एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है, तब ये यूटेरस में आता है, और यूटेरस की वॉल से ऐसे चिपक जाता है, ठीक है। और लगभग माना कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन के 9 दिन बाद, 9th डे, 9 के बाद एम्ब्रियो कहाँ पहुंच जाता है, यूटेरस में पहुंच जाता है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में
ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जब एम्ब्रियो होता है तो वो यूटेरस तक पहुंच जाता है और यूटेरस की वहां से चिपक जाता है और यहाँ पर इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जो फैलोपियन ट्यूब है इसका फंक्शन क्या हो गया, एक तो निषेचन करना और यहाँ पर जो अंडाणु आता है अंडाणु का पोषण करना, निषेचन के साथ साथ पोषण करना इसका कार्य होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फैलोपियन ट्यूब और हमने पढ़ा ओवरी और फैलोपियन ट्यूब पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे यूटेरस और आगे के जो जितने भी जेनिटाइल बचे हुए हैं उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जितने भी अंग और बचे हुए हैं उसको आगे डिस्कस करेंगे।